नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 12 अप्रैल 2023 को 5 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस की है। आइए पहले हम एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि सिविल अपील ऑफ 2023 जो कि अराइजेस हुई है स्पेशली पिटिशन सिविल 133 ऑफ 1335 ऑफ 2022 यहाँ से अराइजेस हुई है। तो इसमें अपीलेंट्स वर्सेस रिस्पोंडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं और उनकी जो रिट पिटिशन है वो अलाउ हो गई थी और उन्होंने भी आगे एक अपील फाइल की थी। और जो अपीलेंट्स हैं वो रेजिडेंट्स हैं, वो लोकल पीपल हैं। तो उन्होंने यहाँ पर स्पेशली पिटीशन फाइल की थी क्योंकि उनकी जो 3 रिट पिटीशंस हैं वो डिसमिस हो गई थी बाय द डिविजनल बेंच। तो यहाँ पर ये इशू उठाया गया था कि जो पंचायत है वो एक पब्लिक ड्यूटी होती है उनकी कि सेफगार्ड करे एरियाज हो पर्संस को जो ज्यूरिसडिक्शन है अगेंस्ट द एनवायरमेंट पोल्यूशन और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स जो है वो अप्लाई होते हैं। और माननीय कोर्ट ने ये बताया कि सेक्शन 10 जो है केरला MSME एक्ट जो है वो सिर्फ ओवरराइड नहीं करता है दूसरे जितने भी पोल्यूशन कंट्रोल लॉज हैं जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एयर एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट, तो इन सबको ओवरराइड नहीं करता है। सिर्फ केरला MSME एक्ट जो है वो सिर्फ ओवरराइड करता है 1994 का एक्ट और फ्यू अदर लोकल इनएक्टमेंट्स। तो यहाँ पर रिट पिटिशनर्स जो थे उन्होंने कंसेंट जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ले ली थी और कोर्ट ने कहा कि एक बार कंसेंट ले ली जाए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से तो फिर नेसेसिटी जो है अदर सेक्शन 10 ऑफ केरला MSME एक्ट का उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए जो है लोग जो जिनकी जो अपील है उन सबको डिसमिस कर दिया था और रिस्पोंडेंट की जो रिट पिटीशन थी वो उन्होंने भी एक चैलेंज किया था इम्पीच्ड ऑर्डर को, उनको अलाउ कर दिया था यहाँ पर सिविल अपील पे। आइए थोड़ा सा हम इसके फैक्ट्स हैं उसके ऊपर तो देख लेते हैं क्या थे फैक्ट्स जो यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने वो एक रिट पिटीशनर थे वो एंगेज करते थे कि एक रोड वर्क है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट ऑफ केरला। तो उन्होंने एक हॉट मिक्स प्लांट्स जो है वो जो रोड के लिए बनाए जाते हैं और जिससे बैक्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लिए थे। तो एग्रीमेंट हुआ था 6/3/2019 को। रिट पिटिशनर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट था वो अवार्ड कर दिया गया था एक जगह है और फ्यू मंथ्स के बाद जो केरला MSME एक्ट जो है वो फोर्स में आया था। तो फिर उन्होंने जो रिट पिटिशनर्स हैं उन्होंने एक एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट है अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट है वो उससे वहां से ले लिया था। लेकिन रिट पिटिशनर्स ने एक एप्लीकेशन थी वो पंचायत में फाइल की थी फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ हॉट मिक्स प्लांट। तो जो एप्लीकेशन थी वो मेड की 5 फरवरी 2020 को मतलब मेड लगाई थी पंचायत के पास। तो फिर लेकिन 4/3/2020 को केरला स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने उनको कंसेंट टू द एस्टेब्लिश है वो ग्रांट कर दिया गया था रिट पिटिशनर्स को। अब चूंकि पंचायत से कोई रिस्पांस नहीं आया था तो रिट पिटिशनर्स ने क्लेम किया था कि जो बेनिफिट है डीन प्रोविजंस अंडर सेक्शन रूल 12 सब पार्ट 3 ऑफ केरला पंचायती राज जो है इशू ऑफ लाइसेंस टू द फैक्ट्रीज ट्रेड एंटरप्रेन्योर्स एक्टिविटीज एंड अदर सर्विसेज रूल्स 1996। तो एक अकॉर्डिंगली रिट पिटिशनर ने कहा कि जो वो फिर उसके बाद उन्होंने इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट कर दिए थे ताकि वो इंस्टॉल कर सके हॉट मिक्स प्लांट को जो उस प्रॉपर्टी पे जो उनको प्रपोज की दी गई थी। लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्शंस रेज किए गए सम मेंबर्स ऑफ द लोकेलिटी कि उन्होंने कहा कि जो कि ओइंग टू द एलिगेंस ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टीज जिसकी वजह से काउंसिलेशन हुई। लेकिन ग्राम पंचायत ने एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी थी जो पहले एप्लीकेशन लगाई थी उन्होंने कि उनके पास वो उसको रिजेक्ट कर दी थी। उन्होंने ऑर्डर दिया था 12 मई 2020 को। अब उस चैलेंज किया गया था उस ऑर्डर को रिट पिटिशनर द्वारा। फर्स्ट रिट पिटिशन थी नंबर 2020 में रिट पिटिशन एडमिट होगी तो इंटरिम स्टे मिल गया था ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्राम पंचायत का जो ऑर्डर था उस पर स्टे मिल गया था। फिर इसके बाद फ्यू रिट पिटिशनर्स भी फाइल की गई थी और यहाँ पर डिटेल उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि एक रिट पिटिशनर जो थी वो एक हाई कोर्ट में लगाई थी कि पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए रिट पिटिशनर्स को टू सेट अप द प्लांट जो कि आफ्टर जब उनको लाइसेंस मिल गया था पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। और फिर इसके बाद रिट पिटिशनर सेकंड रिट पिटिशन जो है वो फाइल की गई थी उसमें डिक्लेरेशन मांग रहा था कि एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट जो है वो केरला MSCM एक्ट से लिए मिल चुका है। तो फिर लाइसेंस लेना केरला पंचायत राज 1994 से वो रिक्वायरमेंट नहीं है। और सिंगल जज ने
बिना एक्चुअली क्वेश्चन में जाने के बजाय बता दिया कि ये इसका केरला और MSME एक्ट जो है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट है, और हॉट मिक्स प्लांट जो रिट पिटिशनर्स ने लगाया है फॉर पोर्टेबल इक्विपमेंट्स, तो ये डेफिनेशन जो बिल्डिंग के अंदर नहीं आता अंदर रूल्स 2019। और फिर लर्न सिंह जज ने ये बताया कि जो ग्रांट ऑफ द कंसेंट टू एस्टेब्लिश्ड है वो लेने से जो है परमिशन जो है पंचायती राज की पंचायत से जो परमिशन लेना वो एक फॉर्मल है, और जो यही जो है वो कंफर्म कर दिया था डिविजनल बेंच ने, और इसके बाद जो है कोर्ट में यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर डिटेल डिस्कशंस की और कोर्ट ने यही बताया कि जो केरला स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और रिट पिटिशनर्स ने ऑलरेडी वो है एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 53 ऑफ केरला MSE एक्ट से ले लिया था। सेक्शन 6 MSE एक्ट क्या कहता है, उसमें बता रखा था कि इफेक्ट ऑफ द एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट, और सारे प्रोविजंस को एनालाइज किया, और इसके बाद कोर्ट ने यही बताया कि जो एक फॉर्म होता है उसमें केरला पंचायती बिल्डिंग रूल 2019, और वहाँ पे ये उन्होंने कंटेंशस दिया था कि रिट पिटिशनर जो है वो अवॉइड नहीं कर सकते परमिशन फ्रॉम द लोकल पंचायत से, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर इन सब प्रोविजंस को जो है रिजेक्ट कर दिया और कहा कि एक बार पोल्यूशन कंट्रोल ये जो एक्ट है सेक्शन 10 ऑफ MSE एक्ट का जो ओवरराइडिंग इफेक्ट है वो किसी भी पोल्यूशन कंट्रोल लॉज जो बनाए हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974, ये इसमें किसी भी ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं है। MSE एक्ट सिर्फ 1994 एक्ट के ऊपर है और खुद लोकल एनेक्टमेंट्स के ऊपर है, तो इसके लिए सारे आर्गुमेंट्स उनको रिजेक्ट कर दिए थे। और जो रिट पिटिशनर्स थे जो कि रिस्पोंडेंट थे 3 रिट अपील्स में, और अपीलेंट जो है जो अपील्स थी इंटाइटल रिलीफ साउट इन द रिट पिटिशनर, तो अपील जो फाइल की गई थी जो रिट पिटिशनर द्वारा उसको अलाउ कर दिया जो यहाँ पर रिस्पोंडेंट है, और जो इम्पिंज ऑर्डर था उनको सेटिसाइड कर दिया, और जो ऑब्जेक्टर्स थे जो लोकल पीपल ऑफ द लोकेलिटी थे जिन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया था उनकी जो पिटिशन को अपील को डिसमिस कर दिया। तो ये 12 अप्रैल 2023 का ऑर्डर है। आइए हम सेकंड जजमेंट पे चलते हैं, और दूसरी जजमेंट के ऊपर हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, फिर भी इसमें थोड़ा सा ब्रीफली बता देते हैं। ये क्रिमिनल अपील नंबर 1088 ऑफ 2023 जिसमें अपीलेंट वर्सेस रेस्पोंडेंट्स है। यहाँ पर जो रेस्पोंडेंट हैं वो एक ASI एक महिला थाने की हैं, और उनके ऊपर एक नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है, और यहाँ पर अपीलेंट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था जिसमें जो रिस्पोंडेंट हैं उनकी जो 482 की जो CRPC की पिटीशन है जो उन्होंने हाई कोर्ट में डाली थी, जो उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो गए थे अंडर इंडियन पीनल कोड 147, 323, 342, 504, 506B, इसको क्वैश कर दिया गया था इस ग्राउंड पे कि 197 CRPC के अंदर जो है परमिशन नहीं ली गई थी। तो फैक्ट्स ये थे इस केस के कि एक जो अपीलेंट को अरेस्ट किया गया था, एक 498 की कंप्लेंट थी जो कि अपीलेंट की जो डॉटर इन लॉ है उन्होंने एक FIR लॉन्च की थी, वो दूसरे ज्यूरिस्डिक्शन में थी। तो जो जिस पुलिस स्टेशन में जो FIR लॉन्च की थी वहाँ की महिला थाना की जो ASI थी वो और कुछ पुलिस पर्सनल्स एज पर द एलिगेशंस जो एज पर द कंप्लेंट जो डाली गई है उसमें बताया गया था कि उनके घर में आए थे और उनके साथ असॉल्ट किया गया था, और फिर उनको हैंडकफ करके अपने पुलिस स्टेशन में ले गए थे। तो बाद में उनसे एग्रीड होके एक कंप्लेंट थी वो डाली गई थी जो कि अंडर प्रोविजंस 147, 323, 343, 504, 506 के इंडियन पीनल कोड में जो है कंप्लेंट डाली गई थी। अब उसको क्वैश करने के लिए जो रिस्पोंडेंट ने पहले 482 CRPC की पिटीशन डाली थी जो कि डिसमिस हो गई थी। अब यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है उन्होंने चार्जेस फ्रेम कर दिए थे, फिर चार्जेस के ऊपर फिर गई थी ये और इनके ऊपर रिवीजन पिटीशन डाली गई थी, रिवीजन पिटीशन डिसमिस हो गई थी, फिर 482 CRPC में हाई कोर्ट में गई थी। हाई कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन अलाउ कर दी थी क्योंकि उन्होंने डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी के लिए बताया कि
इन्होंने एक 197 सीआरपीसी के अंदर जो परमिशन की सैंक्शन लेना बहुत जरूरी है, जो कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोसिक्यूट किया जाता है। तो अब यहाँ पर उससे एग्रीवेट होके, चूंकि अब उनके जो चार्जेस थे क्वैश हो गए थे, और उससे एग्रीवेट होकर अपीलेंट ने फिर सुप्रीम कोर्ट में जो स्पेशल लीव पिटीशन है वो फाइल की गई थी। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये कंटेंशन ये रखी थी कि 190 सीआरपीसी की जो ग्राउंड है वो पहले भी जो 482 सीआरपीसी में डाला गया था उसमें उठाया गया था, लेकिन अब जो चूंकि अभी एविडेंसेस लीड नहीं किए गए हैं तो ये अभी काफी ज्यादा प्रीमेच्योर होगा इसके बारे में 190 सीआरपीसी में पिटीशन को 197 सीआरपीसी में जो सैंक्शन लेने के लिए बारे में। तो माननीय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो कंटेंशन को एक्सेप्ट कर लिया और हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्वैश कर दिया था, और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को की जो डायरेक्शंस दी कि वो प्रोसीड करें विद द चार्जेस। तो ये था सेकंड जजमेंट। आइए अब हम थर्ड जजमेंट पे चलते हैं। और ये जो तीसरी जजमेंट है ये एक नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है, क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन क्रिमिनल अपील 2203 ऑफ 2010 की। तो यहाँ पर एक 29 जो है वो अक्यूज्ड बनाए थे अंडर जो इंडियन पीनल कोड में 148 और 302 में उनकी कन्विक्शन हुई थी 8 अक्यूज्ड की, और 21 जो अक्यूज थे उसको अक्विटल कर दिया गया था, और हाई कोर्ट ने भी कन्विक्शन को कंफर्म कर दिया था, और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए थे। अब इस ग्राउंड्स पे चैलेंज किया गया था कि जो प्रोसिक्यूशन ने जो विटनेस क्रिएट मतलब खड़े किए थे अपनी साइड से, तो एक तो माइनर विटनेस था और एक PW3 एक और विटनेस थी। तो माइनर विटनेस की जो टेस्टिमोनी है उस पर रिलायबिलिटी नहीं की जा सकती। तो लेकिन माननीय कोर्ट ने कहा कि मेनली क्या अगर विटनेस जो है माइनर है तो उसकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज मतलब क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे उसकी जो टेस्टिमोनी को डिमोलिश नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर पाया कि जो जिस मैनर पे उसने आइडेंटिफाई किया था विटनेसेस को वो काफी ज्यादा डाउटफुल है, और जो PW3 का जो विटनेस था उन्होंने भी कहा कि मतलब जो विटनेस जो अक्यूज थे उसको आइडेंटिफाई करने को जब कोर्ट में रखा गया, डॉक पे रखा गया, तो उन्होंने कहा कि वो विटनेस को मतलब जो अक्यूज को जानती है और उनके फादर्स के नेम को भी जानती है, लेकिन जब कोर्ट में जब उनको रखा गया सफिशिएंट लाइट भी थी तब भी वो विटनेस को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। तो ऐसे केसेस में माननीय कोर्ट ने कहा कि इस ग्राउंड्स पे कन्विक्शन को जो करना सेफ नहीं होगा, और साथ में एक और ग्राउंड बताया था कि इनके पास से रिकवरी हुई है वेपन्स की, तब भी माननीय कोर्ट ने कहा कि जो रिकवरी वेपन्स का भी रिकवरी होना भी कन्विक्शन को सस्टेन नहीं किया जा सकता। इसलिए जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को और जो सेशन कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सेटिसाइड कर दिया, जो कन्विक्शन थी उनको क्वैश कर दिया, और जो बिल बाउंड से उनको डिस्चार्ज कर दिया। तो ये काफी पुराना केस था, 1976 से रिलेटेड केस था। थोड़ा सा फैक्चुअल एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं इस केस में। जो बताया था कि इसमें 148 और 149 इंडियन पीनल कोड में 29 अक्यूज थे, उसको चार्जशीट में डाला गया। तो ये नंबर बताए गए हैं जो 1, 2, 5, 7, 9, 15, 17 एंड 20 जो 8 अक्यूज थे उनको कन्विक्शन कर दिया गया था, और बाकी जो 21 जो अक्यूज हैं उनको जो एक्विटल कर दिया गया था। तो और फिर इसकी कहा था कि एक पॉलिटिकल राइवलरी थी पार्टीज की, और यहाँ पर एक डिसीज थे और अक्यूज के पर्सन्स के बीच में एक राइवलरी थी, और एक इंसिडेंट जो है वो 16 अप्रैल 1976 का था, और जो FIR लॉन्च हुई थी PW6 द्वारा की गई थी, जो कि डिसीज्ड के जो ब्रदर थे और कुछ दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने अटैक किया था डिसीज्ड के ऊपर, और इसमें PW2, 3 और 4 थे वो आई विटनेस थे, और ट्रायल कोर्ट ने PW की जो टेस्टिमोनी को डिस्कार्ड कर दिया था। लेकिन PW3 जो कि माइनर चाइल्ड थी, जो माइनर डॉटर थी डिसीज्ड की, और PW4 जो है मदर थी डिसीज्ड की, उनकी टेस्टिमोनी पे को रिलाई किया था। तो इन्होंने अपनी अपनी कंटेंशंस रखी थी। अब कोर्ट ने अपना कंक्लूजन दिया था कि जो PW3 जो कि डॉटर है वो 12 साल की थी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस, तो इसमें रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो 12 साल की है, लेकिन जो उसका जो विटनेस है चाइल्ड का एविडेंस है वो केयरफुली एवेल्युएट करना जरूरी है, और ग्रेट सर्कमस्पेक्शन की भी जरूरत है, क्योंकि चाइल्ड विटनेस को इजीली ट्यूटर किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर स्क्रूटनी की उसके चाइल्ड के विटनेस के वर्जन को, और यहाँ पर एग्जामिनेशन में चाइल्ड विटनेस ने बताया था कि 30 से 35 विटनेस पर्सन्स थे जिन्होंने उनके जो डिसीज जो फादर हैं उनके ऊपर असॉल्ट किया था, और कुछ पर्सन्स को आइडेंटिफाई किया उसने और नाम बताए थे।
और उन जो विटनेस जो अक्यूज्ड के नाम बताने के बाद जो फिर उसके बाद एक और अक्यूज्ड का नाम लिया था, लेकिन जब नेम ऑफ द अक्यूज्ड था जो कि जो डॉक में प्रेजेंट थे, तो एक पेक्यूलर प्रोसीजर था वो फॉलो किया गया था। तो जो नाम बताए गए थे अक्यूज्ड के, तो वो PW3 ने उनको कहा गया कि वो डॉक से बाहर खड़े हो जाए, वो बाकियों को सिर्फ डॉक के अंदर रखने को कहा गया था। तो ये इसलिए जो 5 अक्यूज्ड थे जो कि डॉक से बाहर थे, और विटनेस को बाकी विटनेस को कहा गया कि वो कोर्ट के अंदर ही जाए। तो यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि ये प्रोसीजर काफी अनफेयर था, क्योंकि ये सिर्फ इसका पर्पस ये था कि फैसिलिटेट करना, ताकि बाकी जो 5 अक्यूज्ड हैं उसको इजिली आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ये एक फेयर प्रोसीजर नहीं था अक्यूज्ड का, अक्यूज्ड के लिए फेयर प्रोसीजर नहीं था। और फिर बाद में तो और भी जो इवेल्युएट किया एग्जामिनेशन पे, और तो क्रॉस एग्जामिनेशन में जब कोर्ट ने क्वेश्चन पुट अप किया, तो उसने कहा था कि वो इसने एक अक्यूज्ड को इसलिए आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि और उसका नाम और कुछ बताया गया था। उसने विटनेस ने बताया कि वो भूल गई है क्योंकि लैप्स ऑफ टाइम, और एक अक्यूज्ड का नाम बताया, तो उसने बताया था कि वो एक अक्यूज्ड नहीं है। और फिर उसने ये एक्सेप्ट किया कि ये ग्रैंड मदर ने कहा था कि उनकी जो फाइट है वो एक दूसरी कम्युनिटी के लोगों के साथ है, तो इसलिए उन दूसरी कम्युनिटी ने एक अलग से पार्टी बनाई थी, और एक्सेप्ट किया कि ये भी एक्सेप्ट किया कि ग्रैंड मदर्स ने ही उनके जो नाम बताए थे, जो कि पार्टी अलग से बना रहे थे। तो पुलिस को बताया कि जब पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, तो तब बताया कि 30 से 35% थे उस पार्टी के आए थे उसने असॉल्ट किया था। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा द मैनर जिसमें माइनर विटनेस को आइडेंटिफाई किया, तो वो काफी ज्यादा अनसेफ बन जाता है। कन्विक्शन करने को सिर्फ टेस्टिमोनी के आधार पर उसका कन्विक्शन करना काफी ज्यादा अनसेफ होगा। तो अब PW4 के जो विटनेस थी, जो कि मदर थी डिसीज्ड की, तो उन्होंने बताया कि पूरा इंसिडेंट पूरा नरेट किया। उसने कहा कि वो सिर्फ आइडेंटिफाई भी करती हैं और साथ में उनके नाम भी जानती हैं और उनके फादर्स के नेम को भी जानती है, और कई नाम उन्होंने बताया। लेकिन जब आइडेंटिफाई करने को बोला गया अक्यूज्ड को, वो किसी भी अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकी उन नाम के मुताबिक। तो जो नाम जो बताया गया, तो रेफरेंस जो दिए गए नाम को किसी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। तो सेशन जज ने भी अपनी टेस्टिमनी में लिखा था कि विटनेस को जो लाइट सफिशिएंट थी, फेस भी विजिबल थे, लेकिन उसे असेस नहीं कर पाया कि कौन सी तरह के विटनेस थे। तो यहाँ पर PW4 जो अपने आप को आई विटनेस कहती थी, लेकिन वो एक सिंगल अक्यूज्ड को भी नाम से आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, और क्लेम किया कि वो सिर्फ अक्यूज्ड के नाम भी जानती है और उनके फादर्स के नाम भी जानते। तो यहाँ पर सारे पहलुओं पर गौर करने के बाद कोर्ट ने इनकी जो कन्विक्शन थी उनको सेटिस्फाइड कर दिया। और फिर रिकवरी का भी इशू था कि एविडेंस ऑफ रिकवरी वेपन्स भी मिले हैं, तो कोर्ट ने ये कहा कि कन्विक्शन सस्टेन नहीं की जा सकती सिर्फ अलेज्ड रिकवरी के आधार पे। तो यहाँ पर जो थी कन्विक्शन थी उनको सेटिस्फाइड कर दिया और उनको एक्विटल कर दिया सारे चार्जेस से। और तो ये थी 3 जजमेंट्स। आइए हम चौथी जजमेंट पे चलते हैं। और जो चौथी जजमेंट आई है, ये भी एक नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है। ये भी एक क्रिमिनल अपील से रिलेटेड है, और जिसमें क्रिमिनल अपील नंबर 1029 ऑफ 2023, जो कि अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है, रिस्पोंडेंट है। यहाँ पर अपीलेंट और एक अपीलेंट नंबर 10, उनको कन्विक्शन हुई थी 302 और जो 34 इंडियन पीनल कोड के अंदर, और बाकी अक्यूज थे 1 से लेकर 8 थे, वो कन्विक्शन हुई थी उनको 325 एंड 149 ऑफ इंडियन पीनल कोड। चूंकि अपीलेंट नंबर 10 की जो थी वो डेथ हो गई थी जब अपील पेंडिंग पड़ी हुई थी हाई कोर्ट में, तो अब जो अपीलेंट नंबर 9 है उनकी जो अपील चूंकि हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए थे, और यहाँ पर ये ग्राउंड रेज किया था कि PW1 और PW2 की जो स्टेटमेंट है वो इंस्पायर नहीं करती है कॉन्फिडेंस को। और माननीय कोर्ट ने कहा कि चूंकि PW1 और PW2 जो है जो स्टेटमेंट्स दी थी कि डिसीज्ड को उन्होंने देखा था, लेकिन जो उनको सिर पे इंजरी सही थी, तो इन्होंने वो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि किस अक्यूज ने मारा था और किस वेपन डेडली वेपन से मारा था। तो ऐसे में सारे ग्राउंड्स को देखते हुए माननीय कोर्ट ने कहा कि जो प्रोसिक्यूशन जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट केस को प्रूव नहीं कर सका है, तो ऐसे में जो कन्विक्शन है उसको सस्टेन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो अपीलेंट है इनको भी एक्विट कर दिया फ्रॉम द चार्जेस थे, और ये एक नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है। आइए हम 5th जजमेंट पे चलते हैं जो माननीय कोर्ट ने दी है।
और जो पांचवी जो जजमेंट आई है वो एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। ये एक सिविल अपील नंबर 1144 to 1146 ऑफ 2011 है, जिसमें एक अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड अदर्स है, और कई सिविल अपील्स हैं वो भी क्लब्ड हुई। एक कॉमन जजमेंट आई थी। इसमें जो अपीलेंट है एक कंपनी है जो बेनिफिशियरी कंपनी है, और यहाँ पर ये हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा के ऑर्डर के ऊपर आए थे, जिसमें रिट पिटीशन जो फाइल की गई थी और डिविजनल बेंच ने जो रिट पिटीशन अलाउ कर दी था, और लैंड एक्विजिशन की जो प्रोसीडिंग्स थी जिसमें नोटिफिकेशन हुआ था सेक्शन 4 सब पार्ट 1 एंड 6 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट, और जो अवार्ड पास हुए थे लैंड एक्विजिशन एक्ट के, जो कि अपीलेंट एक बेनिफिशियरी कंपनी है, और डायरेक्शंस ये दिया डिविजनल बेंच ने कि जो प्रोसेशन ऑफ द एक्वायर्ड लैंड्स हैं वो वापस रिस्पेक्टिव लैंड ऑर्डर्स को दे दिए जाए, और रिस्टोरेशन ऑफ द पोजेशन ऑफ लैंड ऑनर्स को वापस दे दी जाए, और फिर वो जो लैंड ऑनर्स हैं वो रिफंड करेंगे जो भी कॉम्पनसेशन उन्हें मिली थी। तो जो जजमेंट आई थी हाई कोर्ट की, उन्होंने साथ में क्वैश भी कर दिया था गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट की जो लैंड थी जो कि बेनिफिशियरी कंपनी को दी गई थी अंडर रूल 5 ऑफ गवर्नमेंट लैंड एंड सेटलमेंट रूल्स, और साथ में डायरेक्शन दी थी स्टेट गवर्नमेंट को कि वो लैंड को रिज्यूम कर दे, और वापस जो कि ग्रांट की गई थी बेनिफिशियरी कंपनी को बाय द वे ऑफ लीज उसे रिज्यूम कर दिया जाए। तो जो कि अपीलेंट जो थे वो एक बेनिफिशियरी कंपनी थे। अब ये इन्होंने आगे अपील यहाँ डाली थी। ये काफी लंबी जजमेंट है 103 की, लेकिन फाइनल आउटकम ये हुआ था कि इनको कोई रिलीफ नहीं मिला था, और जो इनकी जो अपील है उसे खारिज कर दिया गया था, डिसमिस कर दिया था, और साथ में कॉस्ट भी लगाई थी 5 लाख रुपए, जो कि डिपॉजिट करने को बोला था अपीलेंट को, बेनिफिशियरी कंपनी को, कि वो रजिस्टर ऑफ कोर्ट में डिपॉजिट करें 6 वीक्स के अंदर, और जो कि ट्रांसफर किए जाएंगे उड़ीसा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को। तो ये 5 जजमेंट्स आई थी 12 अप्रैल 2023 को। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।